Welcome to my channel Analysis Whole. Please like and subscribe. Hello students. Today I am going to describe you about blank verse. What is a blank verse? Blank verse is a literary device defined as an unrhyming verse written in iambic pentameter. Now the features of blank verse. Blank verse. What is blank verse and iambic pentameter? What is the relation between them? Since blank verse is almost always involves the use of iambic pentameter, it's helpful to have a grasp of how that meter looks and sounds. जैसे कि ब्लैंक वर्स जो होती है वो हमेशा iambic pentameter में लिखी जाती है, तो उससे हम देख पाते हैं कि कौन सा मीटर इसमें लगा हुआ है और कैसी साउंड निकल रही है. iambic pentameter is defined by two things. अब iambic pentameter क्या होता है? It has 10 syllables per line. तो iambic pentameter की हर एक लाइन में आपको 10 syllables मिलेंगे. Its lines are made up of alternating unstressed hyphen stressed syllables. मतलब उसकी हर एक लाइन में alternatively मतलब एक के बाद एक, अगर पहले unstressed होगा तो उसके बाद स्ट्रेस सिलेबल होगा, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, ऐसे ऑल्टरनेटिवली 5 फीट होते हैं उसमें पेंटामीटर में, तो आपको इस तरह से इसमें सिलेबल्स देखने को मिलेंगे. Here is an example of a line of iambic pentameter from one of Shakespeare sonnet with unstressed and stressed syllables highlighted. तो ये नीचे जो एक लाइन दी गई है ये कहाँ से ली गई है? शेक्सपियर के एक सोनेट से, जिसमें इसमें एक सिलेबल जो अनस्ट्रेस्ड है एंड दूसरा जो है वो स्ट्रेस्ड है, फिर थर्ड अनस्ट्रेस्ड, फोर्थ स्ट्रेस्ड. Shall I compare thee to a summer's day? As you can see, the line contains a total of 10. तो इस लाइन में टोटल 10 syllables है and follows a stress pattern of da dum da dum da dum da dum da dum. तो ये मैं आपको आगे जब इस स्ट्रेस और सिलेबल्स के बारे में समझाऊंगी दूसरी वीडियो में, तब आपको ये सब समझ आ जाएगा. Now about the history of blank verse. The first blank verse play. तो पहला जो प्ले जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया था वो कौन सा था? गॉर्बडॉक. It was written in 1561 by Thomas Sackville and Thomas Norton. तो ये गॉर्बडॉक प्ले लिखा गया था कौन से ईयर में? 1561 में. और इसके ऑथर्स कौन थे? थॉमस सैकविले एंड थॉमस नॉर्टन. It is monotonously and stopped. It was Christopher Marlowe who wrote the first consistently successful blank verse drama in late 1580s and early 1590s. तो उसके बाद मतलब यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा था, ब्लैंक वर्स का लिखने का जो सिलसिला था वो लगातार चलता रहा. उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लोव ने अपने ड्रामे लिखने शुरू किए ब्लैंक वर्स में. कौन से ईयर्स में? 1580s and early 1590s. And his techniques were developed further by Shakespeare. और उसके बाद शेक्सपियर ने भी ब्लैंक वर्स में प्लेस लिखने स्टार्ट कर दिए. who used increasingly more enjambment and feminine line endings. तो ये इस तरह से उनकी वो एंडिंग करता था अपने प्लेस की. ये सब आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी एंजैम्पमेंट क्या होता है और फेमिनिन लाइन एंडिंग्स, एज वेल एज अलाउबल वेरिएशन. मतलब उनमें वो थोड़ा सा वेरिएशन कुछ चेंजेस भी करता था टू ब्रेक अप द मीटर्स रेगुलरिटी, ताकि मीटर आपस में रेगुलर ना हो. क्योंकि ब्लैंक वर्ड्स कैसी प्ले होता है, कैसी लाइन होती है जिसमें कभी भी राइम नहीं करती लाइंस आपस में.
तो उस मीटर को तोड़ने के लिए भी शेक्सपियर जो है उनमें लाइंस में थोड़ी सी चेंजेस कर देता था। फिर नेक्स्ट है मिल्टन। मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट प्ले था इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। लेटर एक्सपोनेंट्स इंक्लूड वर्ड्सवर्थ, शेले, ब्राउनिंग, टेनिसन, फ्रॉस्ट, हीट्स एंड वॉलेस स्टीवंस। तो उसके बाद ब्लैंक वर्स में जो लिखने का सिलसिला लगातार चलता रहा, मिल्टन के बाद किसने लिखा? वर्ड्सवर्थ ने, शेले ने, ब्राउनिंग, टेनिसन, फ्रॉस्ट, हीट्स एंड वॉलेस स्टीवंस। In the late 1700s, a new generation of poets explored ways to integrate natural speech with musicality. तो आगे 1700 में नई जनरेशन आए पोइट्स के, जिन्होंने अपनी नेचुरल जो स्पीच मतलब जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है उसमें म्यूजिक डालना शुरू कर दिया। ब्लैंक वर्स ऑफर्ड मोर पॉसिबिलिटीज देन वर्ड्स विथ फॉर्मल राइम स्कीम्स। पोइट could write stanzas of any length। तो जब ब्लैंक वर्स में प्लेस लिखे जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे हमारी वो नॉर्मल जो हम भाषा बोलते हैं, नॉर्मल जो स्पीच होती है हमारी, जिसमें कोई राइम नहीं होती। पोइट्स कुड राइट स्टेंजास, तो विदाउट राइम्स पोइट जो थे स्टेंजा पर स्टेंजा लिखते चले जाते थे, किसी भी लेंथ का हो वो, सम लॉन्ग सम शॉर्ट। कुछ उसमें स्टेंजा लॉन्ग भी होते थे और कुछ शॉर्ट भी होते थे। Poets could follow the flow of ideas and use no stanza breaks at all। तो कुछ पोइम्स ऐसी भी लिखी जाती थी जो जिसमें कोई स्टेंजा नहीं होता था और मतलब उनके जो आइडियाज फ्लो होते चले जाते थे लाइन बाय लाइन विदाउट एनी स्टेंजा ब्रेक। Blank verse became the standard for poetry written in the English language। Other masterpieces of blank verse poetry include, कौन कौन सी जो ब्लैंक वर्स पोइट्री जो फेमस हुई बाद में? सैमुअल जॉनसन ने लिखी थी फ्रॉस्ट एट मिडनाइट एंड कॉलरिज रोट हाइपरियन इन 1820। Other masterpieces of blank verse poetry include Frost at Midnight 1798। तो ये किसने लिखी थी? भाई सैमुअल टेलर कॉलरिज। हाइपरियन किसने लिखी थी? 1820 बाय जॉन कीट्स। एंड द सेकंड कमिंग 1919 में लिखी गई थी। ये किसने लिखी थी? W.B. ईट्स ने। अब वाई डू राइटर्स यूज ब्लैंक वर्स? क्यों यूज करते थे राइटर्स ब्लैंक वर्स को? Blank verse is such a common form that some scholars estimate as much as 3/4 of all English poetry written between the 16th and 20th century was written in blank verse। तो ज़्यादातर पोइट्री जो 16th और 20th centuries के बीच लिखी गई वो ज़्यादातर वो ब्लैंक वर्स में ही लिखी गई। The form lends itself to writing long narrative poems and plays। तो ये ब्लैंक वर्स में जो पोइट्री लिखी जाती थी वो बहुत ही लंबी लॉन्ग नरेटिव पोएम हो जाती थी और पूरा का पूरा प्ले लिखा जाता था इसमें। Since iambic pentameter has a rhythm that mimics the natural cadence of speech and it's therefore quite easy to listen to for extended period of time without fatiguing the listener। तो जो भी वो लिखे जाते थे प्लेज या पोएम्स, तो हमारी नेचुरल जो स्पीच होती है बिल्कुल ऐसे ही लगता था जैसे हम कोई हमें कुछ बोल रहा है, हम उसे सुन रहे हैं, तो जो लिसनर होता था उसको भी थकावट महसूस नहीं होती थी इस तरह की पोएम सुनने में। फॉर इंस्टेंस, हाउएवर डिफिकल्टी इट मे बी फॉर मॉडर्न रीडर्स टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ शेक्सपियर प्लेस। तो आजकल के जो मॉडर्न रीडर्स होते हैं उनको शेक्सपियर के प्लेस की जो लैंग्वेज होती थी वो उसको समझ नहीं पाते। इट्स हार्ड टू डिनाई दैट द रिदम ऑफ हिज राइटिंग लेंड्स इटसेल्फ वेल टू डायलॉग। तो उसका जो पोएम्स का जो रिदम होता था तो ऐसा लगता था जैसे वो डायलॉग बोल रहा है।
Apart from the rhythm of blank verse being well suited to longer narratives and dialogue, the simple fact that blank verse doesn't have to rhyme means that writers are much less constrained than they would be when writing in formal verse. तो राइटर्स को ये सब लिखने के लिए ईजी होता था किसी वर्ड्स फॉर्म में पोएम को लिखना और ब्लैंक वर्स में लिखना उनको ज़्यादा इजी लगता था. सो अ पोइट माइट चूज टू राइट इन ब्लैंक वर्स, इसलिए वो ब्लैंक वर्स को ही प्रेफरेंस देते थे कि अपनी पोएम को लिखने में, as a way of giving their writing more structure than free verse without restricting themselves too much by imposing a rhyme scheme on their work. तो अपने आप वो उनकी पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं होता था, वो हमेशा अपनी पोएम्स को ब्लैंक वर्स में लिखते थे. William Shakespeare transformed the line and the instrument of blank verse into vehicle for the greatest English dramatic poetry. In his early plays, he combined it with prose and a 10-syllable rhyme couplet. तो शेक्सपियर ने उसमें क्या वेरिएशंस किए, उसने अपनी जो 10 सिलेबल वाली राइम कपलेट होता था, दोहा मतलब, उसमें उसने प्रोज को भी कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया, प्रोज फॉर्म में भी लिखने लगा. ही लेटर एम्प्लॉयड अ ब्लैंक वर्स डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेस रादर देन ऑन सिलेबिक लेंथ. तो उसको शेक्सपियर जो था उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता था कि इसमें सिलेबल्स कितने हैं. Shakespeare's poetic expression in his later plays such as Hamlet, King Lear, Othello, Macbeth, and The Winter's Tale is supple, approximating the rhythms of speech, yet capable of conveying the subtlest human like grief or perplexity. तो इन प्लेज में शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया. In the 18th century, James Thompson used blank verse in his long descriptive poem The Seasons. 18th century में जेम्स थॉमसन ने ब्लैंक वर्स का यूज़ कहाँ किया, सीजन्स पोएम में, एंड एडवर्ड्स यंग नाइट थॉट्स. He uses it with power and passion. Later, William Wordsworth wrote his autobiography of the poetic spirit, The Prelude, completed 1805 to 6 and published in 1850. तो प्रेल्यूड में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये ब्लैंक वर्स का यूज़ किया. इन ब्लैंक वर्स पर्सी बेशली यूज्ड इट इन हिज ड्रामा द सेंसाई 1819 में, एज डिड जॉन कीट्स इन हाइपरियन. कीट्स ने हाइपरियन में. द एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ब्लैंक वर्स कैन बी सीन in its range from the high tragedy of Shakespeare to the low-keyed conversational tone of Robert Frost in The Mask of Reason. The blank verse came of age in the Elizabethan era. तो ब्लैंक वर्स कब स्टार्ट हुई, एलिजाबेथन एरा 16th century में, but it casts a long shadow on the romantic and Victorian eras and 20th century वर्स. लेकिन इसकी जो झलक हमें रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज में भी देखने को मिली. 20th century में जो पोइम लिखी जाती थी विक्टोरियन एरा में, तो वहाँ तक भी हमें ब्लैंक वर्स देखने को मिलती है. थैंक यू.